बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दिला स्टार में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल के ऊपर मुल्क के तूल व अर्ज़ में रैलीज़ का इनेकाद किया गया था, लेकिन दोपहर से लेके शाम तक शाह चार्ल्स सोइम की ताजपोशी की तकरीब बराह रास्त नशर होती रही। तो ये किस्सा पारीना एक तरह से दिखाई दिया कि ये शायद मुल्क के अंदर इस वक्त इस्तेहकाम है, शायद सड़कों के ऊपर कोई मौजूद नहीं है। लेकिन लाहौर की अगर सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया जाए, मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया जाए, फैसलाबाद में भी बड़ी तादाद में लोग निकले, इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद लोग निकले, 4 गिरफ्तारियाँ भी वहाँ से अमल में आई। इमरान खान साहब का ये कहना है कि मुझे 2 बार कत्ल करने की कोशिश की गई है। उनका ये कहना है कि 14 मई तक हम अपने एहतजाज का दायरा कार बढ़ाएंगे। आज से तकरीबन कोई 4-5 दिन के बाद हम अपनी तहरीक का आगाज़ करेंगे। रैलीज़ मुल्क के तूल व अर्ज़ में होंगी। 14 मई तक हम इंतज़ार करेंगे और फिर उसके बाद तहरीक को आगे बढ़ाया जाएगा। हम मुल्क के अंदर इंतखाबात चाहते हैं और साफ़ व शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। अब क्या वफाकी हुकूमत इंतखाबात की तरफ माइल हो सकती है? ये जो दौराए भारत के बाद बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं और भारत के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, उसका असर किस तरीके का पड़ेगा हमारी खारजा पॉलिसी के ऊपर? इसी बारे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं आज की जो थी, अगर मीडिया पे देखा जाए तो ब्लैकआउट था एक तरह का, क्योंकि एक बहुत बड़ी तकरीब जारी थी, ताजपोशी की तकरीब थी, तो दूसरी तरफ रैलीज जारी थी। क्या समझते हैं कि आज की रैलीज कामयाब रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यार सर, आज की रैली को मैंने खुद कवर किया, मैं खुद वहाँ पे गया, मैंने एक एक चीज़ देखी, खाली रैली नहीं देखी, बाकी रैली के अलावा लाहौर शहर में, लाहौर के इर्द गिर्द के शहरों में जो छोटी छोटी बड़े बड़े एहतजाज हुए, मैंने वो भी देखा। मैंने अपनी सियासी तारीख़ में, सहाफ़ती तारीख़ में पहली दफ़ा 4000 से ज़ायद मकामात पर इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज होते देखा। दुनिया में, पूरी दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ। दुनिया की कोई एक सियासी जमात ऐसा नहीं कर सकी और कभी ऐसा नहीं हुआ कि 4000 से ज़्यादा मकामात पर यह हुआ हो। ये तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कप्तान ने बना दिया। और आज जिस तरह लाहौर ये निकले, आज ना शेहूपुरा था, ना कसूर था, ना ननकाना साहब था, ना सियालकोट था, ना पत्तों की था, कोई ना गुजरांवाला, सिर्फ लाहौर था। और आज जिस तरह लाहौर ये निकले, जिस तरह आज लाहौर वालों ने अपना साफ बताया कि लाहौर कप्तान का है, जिस तरह पिंडी में आज पिंडी वालों ने बताया कि पिंडी कप्तान का है, कराची में लोग निकले, पेशावर तो था ही कप्तान का, वहाँ पे लोग निकले, इस्लामाबाद में पाबंदी के बावजूद लोग निकले, गिरफ्तारियों के बावजूद लोग निकले। तो यासर एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, ज़मीनी हक़ाइक़ इस बात की तस्दीक करते हैं कि कप्तान से बड़ा लीडर, उससे ज़्यादा फॉलोइंग इस वक्त पाकिस्तान में किसी सियासी जमात की नहीं है। आप टीवी पर सुबह से लेकर शाम तक 50 चीज़ों की नशरियात दिखा लें, आप टीवी पर सुबह से लेकर शाम तक जो मर्ज़ी दिखा लें, आप टीवी को पाबंद कर दें कि आपने ये रैली नहीं दिखानी। अब टीवी से ज़्यादा सोशल मीडिया का दौर है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो सोशल मीडिया पे देख रहे थे, अच्छा खान साहब का आने वाला काफिला, चलो वहाँ पहुँचे। अब मुझे बताइए, जो लोग निकल के आए हैं ये कहाँ से आए? ये ज़मीन के अंदर से निकले हैं। ये वो लोग हैं जो वोटर हैं। या सर, आप 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा। पहले होता था कि जी 18 साल, 20 साल, 25 साल, अब तो खान के साथ 75 साल का शख्स भी है, अब तो खान के साथ 50 साल वाला भी है, अब तो यंगस्टर तो है ही खान के साथ। और खान के साथ होने की वजह से ही तमाम सियासी जमातें इस प्रेशर में है कि वो इलेक्शन से भाग रही हैं। वोट को इज्जत दो का नारे लगाने वाले वोट को बंद कर दो, वोट को ना लाओ, इलेक्शन से भाग जाओ, इस पर आ गई हैं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, ANP, MQM, बुख्ती, कौन है जो इस वक्त इलेक्शन के लिए आना चाह रहा है? इसलिए नहीं आना चाह रहा, उन्हें नज़र आ रहा है कि अवामी तौर पर उनके पास कुछ नहीं है। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि हम बजट दें, कोई ऐसा बजट दें, नहीं दे सकेंगे बजट भी ऐसा। लोगों के जहन पे नक्श हो चुका है, अब लोगों का जहन चेंज हो चुका है। अगर आप पहले वाला दौर देखते तो जो हम अक्सर कहते थे ना, हमारा हाफजा बड़ा कमज़ोर है, या सर
हम 1 साल बाद भूल जाते हैं, 6 माह बाद भूल जाते हैं, हम ऐसे नहीं ऐसे नहीं। अब ऐसा नहीं है यासर मैं आपको एक बताऊं, आप ये भी तो देखें ना, एक तरफ ड्यूटीज बढ़ाई, आपने कहा कि टैक्स कलेक्शन ज्यादा करनी है, लेकिन ड्यूटीज बढ़ाने पे आपको ये पता चला कि जो हम पहले कर रहे थे हमसे तो उतनी भी नहीं हो रही। भाई इनसे कुछ भी नहीं हो रहा, इनसे सवाए गिरफ्तारियों के, सवाए मुकदमा दर्ज करने के, सवाए मुख्तलिफ अदारों को एक्टिव करने के कि पकड़ लो जो पकड़ा जाता है, जिसके हाथ की हथकड़ी, जिसके हाथ में पूरी आती है उसको पकड़ लो, जिस पर जो इल्ज़ाम फिट होता कर दो, जिसको जहां पर जिस तरह पकड़ना पकड़ो। इसके अलावा क्या है? मुझे सिर्फ एक बात बता दें, क्या आज पाकिस्तान में गंदम हर घर में पहुंच गई? क्या आज पाकिस्तान में हर भूखे को रोटी मिल गई? क्या आज पाकिस्तान में बंद मिलें खुल गई? क्या आज पाकिस्तान के अंदर आम शहरी को सुकून मिल गया? क्या आज पाकिस्तान के अंदर क्राइम रेशो कम हो गई? क्या आज पाकिस्तान के अंदर नौजवानों को नई चीजें मिल गई? क्यों आपने सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है एक बड़ी तकरीब थी, दिखाना चाहिए था, बिल्कुल दिखाते, लेकिन साथ में किसी जगह तो ब्रेक लगा के इस पाकिस्तान के आम आदमी के लिए भी कुछ दिखा देते हैं। इस पाकिस्तान के आम आदमी के जो मसाइल हैं उस पर तो बात कर लेते। क्या किसी ने बात की? देखिए आज क्या होना चाहिए था, मुझे 100 इख्तलाफ हो सकता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, लेकिन जो जरदारी साहब बिलावल भुट्टो के साथ भारत में किया गया, जो उसके वहां के मीडिया ने किया, जो वहां की हुकूमत ने किया, क्या आज हमें उस पर शदीद रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए था? आखिरकार जो मर्जी किसी को इख्तलाफ हो, हमारे मुल्क का वजीर खारजा है, वो एक पाकिस्तानी है, हमें उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, हमें उस पर बात करनी चाहिए थी। क्या किसी ने बात की? मुझे तो ये पता चला है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर तो खुशी के शादियाने बजाए गए हैं। मुस्लिम लीग नून तो खुश थी कि जनाब ये बिलावल तो अब इसका तो रास्ते सारे बंद हो गए। मरियम ने तो यहाँ तक किसी को कहा कि ये इसके साथ इससे भी ज़्यादा बुरा होना चाहिए था। ऊपर से ये सब ठीक है, अंदर से एक दूसरे को ना इतना तेज ब्लेड पकड़ा हुआ है कि जिसको जिसका चाहे जब चाहे पेट फाड़ दे। तो यह सब बात यह है कि हमें अब निकलना होगा, इस पूरी कौम के लिए सोचना होगा हुक्मरानों को। नहीं, जिस तरह बकौल शाह महमूद कुरैशी साहब वजारत खारजा ने तंबीह भी कर दी थी, तो तब दौरे के हवाले से भी सोचना चाहिए था। ठीक है हम SCO के मेंबर हैं, शिरकत करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन भारतीय रवैया भी तो देखना चाहिए। एक तरफ हम ये कहते हैं कि अपोजिशन जमात के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, वो मुल्क में अनारकी फैलाना चाहती है, दहशतगर्द जमात है। दूसरा जहाँ पे हमारा तस्फिया नहीं अभी तक हो रहा इतने सालों से, वहाँ पे जाना किस हद तक ज़रूरी था? देखिए वो हो गया, आपकी बात दुरुस्त है। हमें पहले अपना घर ठीक करना चाहिए था, हमें अपने घर से एक मैंडेट लेके जाना चाहिए था, लेकिन हम जब चले गए, लेकिन भारत को ये किसने इख्तियार दिया? दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द वो है, दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट वो करता है, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मजालिम भारत में होते हैं, दुनिया के अंदर मज़हब के नाम पर सबसे ज़्यादा कत्ल भारत में होते हैं, कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा नस्ल कशी भारत ने की है। तो सबसे बड़ा कातल, सबसे बड़ा कब्ज़ा ग्रुप, सबसे बड़ा दहशतगर्द जब हमारे मुल्क के किसी एक शख्स पर कोई इल्ज़ाम लगाए, उसकी तस्हीक करे, उसका मीडिया हमारा मजाक उड़ाए, तो हमें इस पर ज़रूर सोचना चाहिए। सर हमें बिल्कुल हमें बतौर पाकिस्तानी फिर एक होना चाहिए, हुक्मरान होते हैं या नहीं, हमें बतौर पाकिस्तानी एक होना चाहिए। लेकिन एक बड़ी आज एक तो बड़ी तकलीफ दे बात है ना, चले एक तो था मलका बरतानिया, वहाँ पे शहजादा साहब की एक ताज पोशी जो 7, 8, 9, 10 घंटे आपने हमें टीवी के सामने इस तरह बैठा दिया, पता नहीं क्या होने जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये तो बताएं, उसके बाद क्यों नहीं दिखाई गई कप्तान की रैली को? उसके बाद क्यों किया गया? क्या वो पाकिस्तान की सियासत का एक अहम आदमी नहीं है? क्या उसका पाकिस्तान की सियासत में एक अहम रोल नहीं है? क्या उसका पाकिस्तान की सियासत में एक अहम किरदार नहीं है? क्या वो पाकिस्तान की सियासत का एक अहम तरीन शख्स नहीं है? क्या उसके बगैर पाकिस्तान की सियासत कंप्लीट हो जाएगी? क्या उसके बगैर आप समझे कि आप सर्वाइव कर लेंगे? ऐसा मुमकिन है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कई ममालिक ये वाज़े तौर पर यह बात कह चुके हैं कि माइनस इमरान खान हमें भी कबूल नहीं है। आप जमहूरी तरीके से आएँ, इंतखाबात के ज़रिए आएँ, उसको हरा कर आएँ, ठीक है, नहीं तो अगर वो जीत कर आता है तो आप उसको कबूल करें। अच्छा, खान साहब वाला नैरेटिव जो है वो रजब तैयब उर्दवान भी अब अपना रहे हैं। रजब तैयब उर्दवान कहते हैं कि अमरीका जो है वो आने वाले दिनों में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं तुर्की में, मुझे बेदखल करने की कोशिश कर रहा है। देखिए मैं एक आपको बताऊँ, तैयब उर्दवान फिर इलेक्शन जीत जाएगा। वहाँ पर उस शख्स ने भी अवामी राब्ता नहीं छोड़ा।
यहाँ पर इमरान खान ने अपना अवामी राब्ता नहीं छोड़ा। तो बात यह है कि एक सवाल तो बनता है ना, क्या इमरान खान से बड़ा इस पाकिस्तान में कोई लीडर है? चले मैं ये चैलेंज से कहता हूँ, मुझे दिखा दें। बाकी सियासी जमातों के लीडर तो बाहर निकल नहीं सकते, ओपन नमाज नहीं ईद की पढ़ सके, तो कप्तान ने तो आज 4000 से ज्यादा मकामात, मैं फिर कह रहा हूं, वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी ऊपर हो गया। दुनिया की कोई सियासी जमात नहीं कर सकती, और कोई पैसा खर्च नहीं किया, हर शख्स ने अपने तौर पे किया है। मैंने यूनियन काउंसिल की सतह पर 6-6, 7-7 एहतजाज होते देखे हैं। मैंने आज खुद खान साहब की इस पूरी रैली को देखा है। सही। तो यार ये तो यासर बात यह है कि कितना दबाएंगे, जितना ये इमरान खान को दबाएंगे इमरान खान उतना ही आगे जाएगा। ये उसको रोकने की कोशिश करेंगे, ये उतनी तेजी से आगे जाएगा। देखते हैं कि पीटीआई की हिकमत अमली क्या है, किस हद तक मुअस्सर है। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया अली नवाज अवान साहब ने। अली साहब मशकूर हैं आपके वक्त के। अली नवाज साहब, अगर खान साहब की आज की रैलियां देखी जाएं, मुस्तकबिल का लाहे अमल देखा जाए, 14 मई को लेके जिस तरीके से वो स्ट्रेटजी को तरतीब दे रहे हैं, क्या समझते हैं कि किस हद तक वफाकी हुकूमत पे प्रेशर बनाया जा सकता है या बन चुका है? देखिए सर, सिंपल है, ज्यादा अगर इस पाकिस्तान में आगे जाना है ना, तो वो आइन और कानून के तहत अंदर आगे जाना है। हम वेस्टमिनिस्टर सिस्टम को फॉलो करते हैं। जो इंग्लैंड है उसका जो कानून है वो रिटन नहीं है, इसलिए वहाँ कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जो उधर से आजाद हुआ था, तीनों मुल्कों के अंदर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है। लेजिस्लेटर की क्या पावर है, एग्जीक्यूटिव की क्या पावर है, अदलिया की क्या पावर है, और आखिर में कोई इदारे के कोई मसाइल होते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन आइन की सुप्रीम कोर्ट करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाता है, अदलिया खत्म हो जाती है, तो पाकिस्तान के अंदर निजाम खत्म हो जाता है, सरजमीन बेआइन बन जाएगा पाकिस्तान। तो इसलिए जो ये चीजें इमरान खान कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान के आइन के लिए, पाकिस्तान के आपको मुझे अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, अगर अजीम साहब आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ देता है, मुझे कोई तहफ़्फ़ुज़ देता है, वो आइन के अंदर दिए हुए फंडामेंटल राइट्स है कि मैं बोल सकता हूँ, मैं इकट्ठा हो सकता हूँ, मेरा एक्सप्रेशन का राइट है, मेरी मूवमेंट का राइट है, मेरे बोलने का राइट है। अगर वो ही खत्म हो जाए, वो इदारे ही खत्म हो जाए, तो मुझे पता है कि ये तो फिर जेल का कानून हो जाएगा। बनाना तो नहीं कहना चाहिए, आजकल पाइनएप्पल रिपब्लिक बन जाएगी जो मरियम बीबी बनाना चाहती हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर दोबारा आप देखेंगे इससे भी ज्यादा 4000 मुकामात से ज्यादा अभी हम गए हैं वार्ड लेवल पे, अब हम जाएंगे इससे आगे ब्लॉक कोड लेवल पे, गलियों में एहतजाज होगा, और इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक होगा जब तक पाकिस्तान को एक नया इलेक्शन नहीं मिल जाता, जब तक सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो जाती। अली भाई जो लोग आपके इस्लामाबाद में गिरफ्तार हुए, क्या बना? उनको छोड़ दिया गया है, क्या उन पे FIR दे दी गई है, क्या बना है? सर आपने वो देखी होंगी अजीम भाई, आप इस्लामाबाद कैपिटल है, खवातीन को रोडों पे घसीटा गया है, प्रिजनर्स वॉर्स में वैन्स में डाला गया है। ये खवातीन क्या कह रही थी? क्या ये इंडिया से आई थी? क्या ये कुलभूषण सिंह की रिश्तेदार थी? कौन सी? आम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर आइन की बलादस्ती चाहती हैं, सुप्रीम कोर्ट की हिफाजत करना चाहती हैं, पाकिस्तान के लोगों के हकूक की बात करती हैं। जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर लोगों को गिरफ्तार किया, अजीम भाई मैं खुद गया, मैंने DC से परमिशन मांगी, DC ने कहा कि मैं आपको कल बताऊंगा। अगले दिन मैं कोर्ट चला गया, बाबर सत्तार साहब जस्टिस ने बड़ा जबरदस्त जजमेंट दी। उन्होंने जजमेंट में लिखा कि पॉलिटिकल पार्टी का फंडामेंटल राइट है। उन्होंने कोट किया आइन की आर्टिकल्स को 16, 17, 18, 19 को कि इसके तहत इस दरखास्त को देखा जाए, और आज ही देखा जाए। रात 1:45 बजे मुझे मैसेज भेजा गया कि आपको हम रिग्रेट कर रहे हैं, हम आपको इजाजत नहीं दे सकते। और रीजन क्या है? कोई रीजन नहीं। पाकिस्तान के अंदर अभी तक इस्लामाबाद के अंदर अभी तक 17 लोग गिरफ्तार हैं, जिसमें 3 खवातीन हैं। उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या पर्चे दे रहे हैं। कल इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, अदालतों में जाएंगे। इससे पहले 1150 लोगों पे इस्लामाबाद ने पर्चे दिए हैं, 44 FIR की हैं, 509 लोगों को जेल में भेजा है। पर इंशाल्लाह ताला ये वक्त गुजर जाएगा, ये जबर खत्म होगा, इंशाल्लाह ये तशद्दुद खत्म होगा, ये फिस्तायत खत्म होगी, इंशाल्लाह ऊंचे हथकंडे खत्म होंगे। अली साहब, अगर वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा के बयान को देखा जाए, वो आपके बारे में ये राय रखती हैं कि दोबारा सेलेक्ट हो के आने के दिन गुजर जा चुके
और सहूलतकार जो है वो भी अब नहीं रहे, इस बारे में क्या कहेंगे? तो इसका ये मतलब है, वो तो हम पहले ही बात कर रहे हैं कि क्योंकि इस वक्त जो सिलेक्टेड है वो तो उनका शहबाज शरीफ है और वो उसकी कुर्बानी देना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि शहबाज शरीफ की जल्द से जल्द कुर्बानी, जल्द से जल्द ईद से पहले उनकी कुर्बानी, बड़ी ईद से पहले कुर्बानी हो जाए, क्योंकि बड़े ईद पे तो बकरों की कुर्बानी होती है। तो उनका अपना क्या निज़ाम रह गया हुआ है। हम पहले भी कहते हैं 26 साल हो गए हैं इमरान खान साहब को सियासत में। एक पहली दफा इलेक्शन लड़े, कोई सीट नहीं मिली, दूसरी दफा एक सीट, तीसरी दफा जुडिशरी मूवमेंट में आला अदलिया के लिए इलेक्शन का बाइकआउट किया। नून लीग हमारे साथ थी, नवाज शरीफ हमारे साथ थे पीडीएम में, वो वापस आए, मुशर्रफ से एनआरओ लिया और हमने पीठ में छुरा घोंप के खुद इलेक्शन लड़ लिया। 2013 में केपी में हमें हुकूमत मिली, बाकी हमारी सिर्फ 34 सीटें थी एमएनए की। 2018 में जाके अवाम ने हमें मैंडेट दिया। आज भी हम चाहते हैं हम अवाम के कंधों पे बैठ के आए, जिनके जो पैदावार अमरीत के हैं वो हमेशा ऐसी बात करते हैं। कभी वो जनरल जिलानी ढूंढते हैं, कभी ज़ियाउल ढूंढते हैं, कभी वो मुशर्रफ ढूंढते हैं, कभी जनरल बाजवा ढूंढते हैं इक़्तिदार में आने के लिए। अब आपको क्या नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पीर, मंगल या बुध को कोई ना कोई डिसीजन दे देगा? आपको नज़र आ रहा है कि इस डिसीजन के बाद इलेक्शन हो जाएंगे? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी क्लियर कर दी है चीज, और हैट्स ऑफ टू सुप्रीम कोर्ट। दो चीजें, हम कासिम सूरी की रूलिंग आई, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बैठे और उन्होंने कहा कि ये रूलिंग गलत है, और इमरान खान साहब ने उसके बाद तकरीर की कि मुझे बहुत सारे इसके ऊपर खदशात हैं, हमें बहुत सारे इसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं, बट क्योंकि अदलिया ने फैसला दे दिया मैं हुकूमत छोड़ रहा हूं। दूसरी तरफ वही बेंच दोबारा बैठता है जिस बेंच की उस वक्त बहुत तारीफें की जा रही थी, कसीदे पढ़े जा रहे थे उमर अता बदनियाल के, कसीदे पढ़े जा रहे थे बाकी जजेस के, और दोबारा वही बेंच बैठता है। और आज देखें कितनी तज़हीक की जा रही है जुडिशरी की, नाम लेके जजेस के, उनकी फैमिली के नाम लेके, उनकी तस्वीरों जलसों के अंदर लगा के, किस तरह पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट की तज़हीक की जा रही है। पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमें कभी यकीन है कि फैसला आ चुका हुआ है। 14 तारीख को इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन। जिस तरह आप माजी और हाल का तकाबुली जायजा बयान कर रहे हैं अली नवाज साहब, जिस तरह आप माजी और हाल का तकाबुली जायजा बयान कर रहे हैं, इसी बारे में वफाकी हुकूमत ये राय रखती है कि जनरल बाजवा साहब के बारे में खान साहब के ख्यालात माजी में कुछ और हुआ करते थे, उसके बाद फिर उन्हें इल्ज़ाम का निशाना बनाया गया कि उन्होंने हुकूमत गिराई, फिर उसके बाद आप ये कहते हैं कि आपने उन्हीं के कहने के ऊपर पंजाब और केपी की असम्बलियां डिसॉल्व कर दी। वो ये कहते हैं कि जब आपको ये पता था कि ये मुलव्वस हैं आपकी हुकूमत गिराने में, तो फिर किस यकीन दहानी की बुनियाद के ऊपर आपने असम्बलियों को तहलील कर दिया? देखिए, हर इंसान के अंदर ना, जो इंसान खुद होता है उसे वो बाकी लोग भी वैसे ही लगते हैं। क्योंकि जनरल बाजवा के कहने पे ये सिंध हाउस का मेला लगा था, जनरल बाजवा के कहने पे हमारे अलाइज उठे थे और पीडीएम के कैंप में जाके बैठ गए थे। मुझे तो अच्छी तरह याद है, एमकेएम के सीनियर उस वजीर थे, वो मेरे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, वो कहते हैं हमें फोन आ रहे हैं, हमें कहा जा रहा है कि आपने पीडीएम के साथ बैठना है, आपने सपोर्ट करना है इमरान खान को। आज भी मरियम नवाज और नवाज शरीफ तकरीर करते हैं तो जनरल बाजवा का नाम नहीं लेते हैं। जनरल बाजवा साहब तो नवंबर में रिटायर हो गए थे, हमने तो जाके हुकूमत मार्च के अंदर टूटी है, तो क्या उसके बाद जब हम कह रहे हैं कि साइबर की वजूहात, साइबर लाने वाले, जिस तरह अमेरिका के अंदर इन्होंने लॉबिंग की इमरान खान गवर्नमेंट के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, कि हम तो कह रहे थे इमरान खान रशिया मत जाए, पर इमरान खान रशिया चला गया, ये इमरान खान का अपना फैसला है। मुझे बात बताएं, ये लोग, ये पीडीएम, ये कहाँ, जो लोग बाहर बैठ के कहीं आम सी जगह पे खाना नहीं खा सकते, आप उनके बयानात को क्या इतनी वो प्रेफरेंस दे रहे? अली नवाज साहब, आपको आगे सिनेरियो क्या नज़र आ रहा है? 14 तारीख तक आप इंतज़ार करेंगे? आपका जहन है कि 14 के बाद
हुकूमत फारिग हो जाएगी। अगर हुकूमत 14 से पहले कोई ऐसा इक़दाम कर देती है जो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ होता है तो फिर PTI कहाँ खड़ी है, PTI क्या करेगी? जी वो मैंने सुना था, वो एक फैसलाबाद के मजाका केस करेक्टर हैं जिनका नाम राना सनाउल्लाह है। वो समझते हैं आज भी वो पंजाबी फिल्मों के हीरो हैं, विलेन हैं। उन्होंने कहा जी एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू फारिग हो जाएंगे। उनको यही बताना चाहिए, जब एग्जेक्टिव ऑर्डर आते थे वो LFO तहत आते थे और वो LFO लाए थे परवेज मुशर्रफ, और वो परवेज मुशर्रफ जिनसे इन्होंने 2 दफा NRO लिया है। आइन सस्पेंड था, इस वक्त आइन सस्पेंड नहीं है, पाकिस्तान के अंदर आइन बहाल है। उसी आइन बहाल होने की वजह से आज इनकी गवर्नमेंट है, और इसी वजह से कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर इशू नहीं हो सकता। और अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होते, मैं आपको बता रहा हूं, तरीके इंसाफ उस वक्त तक अवाम में रहेगी, अवाम के साथ बाहर निकलेगी, गली गली कूचे कूचे हम हक और सच की आवाज बुलंद करते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े रहेंगे, अदलिया के साथ खड़े रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अवामी ताकत के थ्रू पाकिस्तान में इलेक्शंस कराएंगे। अवामी ताकत का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान साहब इस हवाले देने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर ये जो कानूनी और आईनी पेचीदगियां पैदा हो चुकी हैं जिसकी वजह से हमें मुआशी बहरान का सामना है, इसका हल क्या है, किसके पास है, इसी में बात होगी। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर अब मौक़िफ़ देखा जाए इत्तेहादी जमातों का तो वो कुछ और है। दबे लफ्ज़ों बात की जाती है, जब ये पेश होते हैं अदालत उज़्मा में वहाँ पे मौक़िफ़ कुछ और रखा जाता है, जिसकी निशानदही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल भी कर चुके हैं। वो ये कहते हैं कि हम गुस्सा नहीं करना चाहते, गुस्से में फैसले ठीक नहीं होते, हम बसीरत से काम ले रहे हैं, और ये सियासी मामला अगर सियासी अफराद हल कर लें तो ठीक है, वरना हमारा जो फैसला है वो फैसला तो कायम है, उसको लेके बैठे नहीं रहेंगे, मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। अब आने वाले दिनों में ये जो बिल पास हो रहे हैं, शोर गुगा के अंदर बिल की कॉपीज फाड़ी जा रही हैं, लेकिन तब भी वो पास होते जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत प्लान क्या कर रही है? आने वाले दिनों में ये जो आईनी कानूनी बहरान का मंजरनामा हमें बड़े कैनवस के ऊपर दिखाई देता है, इसका खात्मा किस तरीके से होगा, इसी बारे में बात करेंगे। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खोसा साहब बहुत मशहूर है आपके वक्त के। खोसा साहब, मैंने पिछले प्रोग्राम में जब आपने वक्त दिया था, मैंने आपसे सवाल किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है और आप ये कहते हैं, तो आपका जवाब ये था कि मैं पीपल्स पार्टी हूं। मैंने आपके जवाब को माना, लेकिन आपके उसी जवाब के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी, बहुत से दीगर लोग, उन्होंने फिर ये बात की तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए, हमारी गर्दनें उतरवाई गई, ये वज़राए आज़म को घर भेजा गया, हमको इन्हें बताना है कि पार्लियामेंट मुकद्दम है। तो क्या समझें, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है क्या? पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आइन के साथ हमेशा रहा है, और पीपल्स पार्टी आइन की खालिक जमात है। ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारे उस खालिक आइन के खालिक को भी एक गैर आइनी तरीके से अदालती कत्ल किया गया, उनको सजाए मौत दी गई, और सारी दुनिया जानती है कि ये जो है जितनी नाइंसाफ़ी हुई थी। लेकिन इसके बावजूद हमने सर तस्लीम खम करते हुए फिर भी रेफरेंस लेकर उसी सुप्रीम कोर्ट के पास हम सदारती रेफरेंस लेकर गए हुए हैं कि आपको हम बहुत मुकद्दम और मोहतरम इदारा समझते हुए, और हम चाहते हैं कि आपकी इज़्ज़त और वक़ार उसी जिसकी मुतकादी है आइन में, वही मुकाम आपका बहाल हो, और आप अपने माथे से कलंका टीका हटाएं। और इस हमारी रेफरेंस जो है उसमें जो है बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस ट्रायल को जो है वो मिस ट्रायल करार देते हुए उसको कलअदम करार दें। ये नहीं कि वो बाबा शहीद जिंदा होकर वापस आ जाएंगे, लेकिन मकसूद यही था कि अदालत पर जो अदालत उज़्मा पर जो एक दाग आ रहा है, हम उसको वॉश करना चाहते थे। तो पीपल्स पार्टी का तो ये एक रवैया है आइन के लिए और अदालत उज़्मा के लिए। अदालत उज़्मा ने गलतियां की हैं, ये नहीं कि नहीं की हैं,
लेकिन हम उन गलतियों को ये नहीं चाहते कि उनका तसलसल और तवातर हो। और जहाँ तक ये मौजूदा अदलिया है, ये कोई पीसीओ की अदलिया नहीं है, ना ही किसी डिक्टेटर आमिर के ताबे ये अदलिया काम कर रही है। ये वही अदलिया है जिसने मोहतरम वो इमरान खान साहब को हटाने में वो डिप्टी स्पीकर असूरी की, जिन्होंने कहा था कि ये जो करारदाद है अदम एतमाद की, ये आर्टिकल 5 से मुतसादिम है और इसलिए उठा के फेंकी थी। इसी अदलिया ने कहा था, यही 3 जज साहबान थे, चीफ जस्टिस और 2 ये जो साथी जज हैं जिन पर आज तनकीद की जा रही है, कि उन्होंने जो कहा कि भाई अगर अदम एतमाद की एक तहरीक आई है तो उसको जो है आप वोट के ज़रिए असेंबली में आप उस पर वोटिंग करवाएं और आवाम को, यानी आवाम के नुमाइंदों को कौमी असेंबली को फैसला करने दें। तो ये उसके नतीजे में ही मोहतरम इमरान खान साहब को हटाकर पीडीएम की हुकूमत आई है। सो आज अगर फैसला आपके बरक्स आया, बरक्स नहीं आया हालांकि आज अगर वही जज साहबान अदालत यानी आइन को नाफिज करते हुए आर्टिकल जो है 224 में जो लिखा है कि नॉट लेटर देन 90 डेज, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करना वाजिब और लाजिम है, अगर उस शिक को उन्होंने सिर्फ निशानदेही करते हुए, उसको इंटरप्रेट करते हुए कहा है कि आप इलेक्शंस जो है जो असेंबलियां तहलील की गई उनको 90 दिन के अंदर करवाएं, और वो भी 90 दिन के अंदर मुतजाविज होते हुए भी उनकी इस गैर आइनी हरकत को जो है उन्होंने आइन से एक इनहराफ किया, उसको फिर कवर देने की कोशिश करते हुए 14 मई को जो है इलेक्शन की तारीख दी है। तो लामहला जो है इसमें पलड़े भारी और पलड़े एक तरफ होने के तो बात ही नहीं है, पलड़े तो बराबर रखे गए हैं। अगर पीडीएम को जो है अब कहा गया है कि इलेक्शंस करवाइएगा, ये पीडीएम के खिलाफ फैसला तो नहीं है, ये तो आइन को नाफिज किया गया, लेकिन उस वक्त तो इमरान खान को घर दिखाया गया। खोसा साहब, ये तो हो गया, 14 मई करीब है, चंद दिन बाद 14 मई होगी। अगर 14 मई तक इलेक्शन नहीं होते, जो बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि नहीं होते, तो आप क्या आइनी तौर पे समझते हैं, क्या मौजूदा हुकूमत गड़ जाएगी, इलेक्शन कमीशन गड़ जाएंगे, क्या होगा? देखें, जब आपका एक निज़ाम जो है, ये तो ज़ियाउल हक के ज़माने में भी मुतसव्वर नहीं हो सकता था। ज़ियाउल हक के ज़माने में तो बुनियादी हकूक़ ज़ाहिर है कि वो मुअत्तल थे। जब आप मार्शल लॉ लगाते हैं तो आप फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक़ सारे मुअत्तल होते हैं। अब तो ऐसी कैफियत नहीं है। तो अब जबकि आइन भी बरहक है और ये यानी इस वक्त नाफिजुल अमल भी है, तो उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि आर्टिकल 190 भी जो है मौजूद है, जिसमें ये बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि तमाम अदालतें और तमाम इदारे जो है बशमूल सदर हो, फौज हो, कोई भी वज़ीर आज़म हो, काबीना हो, वो पाबंद हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर न सिर्फ अमल करें बल्कि उसकी मुआवनत में ही जो है तमाम अक़दामात जो है वो उठाए जाएं। सो ये अगर आप इनहराफ करते हैं आर्टिकल 190 से, तो फिर आर्टिकल 204 भी इन प्ले आता है, यानी जो भी उससे इनहराफ करेगा वो उसके जो है तौहीन अदालत का इर्तिकाब भी साथ करेगा। तौहीन आइन का तो इर्तिकाब वो कर चुके तौहीन आइन का, लेकिन अब तौहीन अदालत का भी जो है इर्तिकाब करेंगे जो भी इसकी जो है इत्तिसाल करेगा या इसकी मुकाबिल। खोसा साहब, वो जो एक तौहीन पार्लियामेंट का कानून पास करने की तगोदू इस वक्त हो रही है, उसे किस नज़र से देखते हैं? वो ये कहते हैं कि तौहीन पार्लियामेंट अगर कोई जज भी करेगा तो उसको भी बुलाया जाएगा, उसके ऊपर भी इसका इतलाक होगा। देखें, ये तो ट्राइकोटोमी ऑफ पावर में डिलीनेटेड है। ये तो आप बुनियादी स्ट्रक्चर, आइन के बुनियादी ढांचे को ही ये नाराफ करने की कोशिश कर रहे हैं, मुनहदम कर रहे हैं। अगर आप एक इदारे को जो दूसरे इदारे पर जो है आप तरजीह दे के सबकत देते हैं, और जो काम आइन में सुप्रीम कोर्ट के जो है जिम्मे है, यानी आर्टिकल 199 या आर्टिकल 184 क्या है? आर्टिकल 199 और 184 है ही इसलिए अदालतों का ये अख्तियार कि जब कोई जो हुकूमत है या मुकन्नना है, अगर वो तजावज़ करती है कानून और आइन से, तो ही जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये अख्तियार है कि वो
उसको जो है कलअदम करार दे और उस पर जो है अमलदारी करवाए। सो ये तो बुनियादी ढांचा ही आइन का जो है इससे इनहराफ करने के मुतरादिफ होगा अगर कोई ऐसा कानून बनता है। और वो जाहिर है कि जब भी स्क्रूटनी में आएगा, जुडिशियल रिव्यू में आएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, तो वो तो ठहर नहीं सकेगा, उसको कलअदम करार दे देंगे। अब अगर ये खोसा साहब एक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट एक हुक्म देता है कि फ़लाँ लोग जो हैं ये इसके ज़िम्मेदार हैं, इनके खिलाफ तौहीन अदालत लगती है, या फ़लाँ शख्स जो है इसको ओहदे से फारिग किया जाता है, या ये सज़ा दी जाती है। अब सज़ा देना उन्होंने हुक्म जारी कर दिया, उस पर अमल दरामद हुकूमत ने कराना है, और हुकूमत ये फ़ैसला कर चुकी है कि हम किसी भी हुक्म पे अमल दरामद नहीं कराएंगे, तो फिर हालात किस तरफ जाएंगे? देखें, जब ये अदालत फैसला करती है, आप ठीक कह रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट जो है एग्जीक्यूटिव करती है। अब अगर एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट न करे, मिसाल के तौर पर तौहीन अदालत में सज़ा देती है, जो है अदालत सज़ा देती है 6 महीने की, तो सदर पाकिस्तान को या गवर्नर को या उनको इस्तिस्ना उनको हासिल है कि वो उसको माफ़ कर दें, सज़ा को रिमिट कर दें, जेल जाने की बजाय उसकी जो है आर्टिकल 45 में उनको सदर पाकिस्तान को मुकम्मल अख्तियार है कि वो उसको जो है सज़ा को रिमिट कर दे, यानी उसको जेल ना जाने दे। तो ये तो वो ठीक है, लेकिन क्या वो फिर अहलियत, क्या वो इलेक्शन लड़ सकेगा, क्या वो प्राइम मिनिस्टर रह सकेगा जब उसको नाअहल करार दे दिया जाता है? देखें, हमारे यूसुफ रजा गिलानी के साथ क्या हुआ था। सजा तो तौहीन अदालत में 5 सेकंड की हुई थी, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट थी, और सजा सुनाते ही, मैं अदालत में मौजूद था, सजा सुनाते ही अदालत 1 सेकंड में उठ के चली गई। 5 सेकंड की भी सजा उनको नहीं हुई थी, लेकिन वजारत उज़्मा से भी जाते रहे और 5 साल के लिए नाअहल भी हो गए। तो अगर ये करते हैं तो सेल्फ एग्जीक्यूटरी है, कानून अपना रास्ता खुद बनाता है, और उसके बाद भी अगर ढिठाई से वो इसको जो है रहते हैं, तो फिर जाहिर है कि रियासत तो पहले ही जो मफलूज हो चुकी है। 2/3 पाकिस्तान जो है पहले ही गैर फ़ाल है, आइनी तौर पर फ़ाल नहीं है, क्योंकि 2/3 यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है। इस वक्त जो हुकूमत है 90 दिन के बाद तजावज़ करने के बाद, ये गैर आइनी, गैर कानूनी है। इसके उठाए गए इक़दामात का क्या बनेगा खोसा साहब? ये जो जितने भी इस वक्त फर्ज कर लें कि अभी जो बजट जारी हो रहे हैं या अभी जो सब कुछ हो रहा है, क्या ये कलअदम हो जाएगा या इस पे बाज़पुरस की जाएगी? नहीं, देखें, एक तो ये है कि इसकी कोई कानूनी हैसियत, आइनी हैसियत नहीं है। बजट तो खैर अभी इन्होंने पेश ही नहीं किया, और ना ही सूबे में सूबाई असम्बलियाँ मौजूद हैं। ये एक और सवाल है कि पंजाब का बजट जो है कौन पास करेगा, और खैबर पख्तूनख्वा का जब असम्बली ही नहीं है, काबीना केयर टेकर तो नहीं कर सकती है, ना ही केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कर सकता है, तो वो उसकी ख़जाने की जो है उसके अखराजात की इजाज़त कौन देगा, सारी ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें कौन देगा, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो सूबाई है 2 सूबों का, उनका जो है अखराजात तो मिल नहीं, सैंक्शन हो नहीं सकेंगे, किसी को तनख्वाह मिल नहीं सकेगी, किसी की जो है पेंशन वगैरह या जितनी है वो स्टैंड स्टिल हो जाएगी। तो ये धक्के से जो भी गैर कानूनी, गैर आइनी तौर पे करेंगे, तो ये बेसिकली ये ऑलरेडी जा चुके हैं, आइन को ये तोड़ चुके हैं ये हुकूमत। और इसलिए ये तो इनको जब भी होगा, या तो जिस तरह आपने देखें जब ये एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए बहाल किया था, तो 18वीं तरमीम में 270AA में इसे फिर रेक्टिफाई किया गया था, इसे कानून आइन में इसे आइनी आपको कवर देना पड़ा था। अब या तो बाद में जो असेंबली आए वो इसको आइनी तौर पर आइन में इसको 270AA के बाद जितने भी AA आते हैं वो करके तो इसको। खोसा साहब, एक आखिरी सवाल, सेनेट से जो बिल मंजूर हुआ जो है कि 184(3) के तहत जो केसेस सुने गए उसमें रिव्यू अपील का हक होगा 60 दिनों के अंदर, आप क्या समझते हैं उससे कौन कौन इस्तेफादा हासिल कर सकेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी तो 8 रुकनी बेंच ने उसे मुअत्तल कर रखा है। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग हमारी सारी थ्रू आउट ये मुतालबा रहा है कि इसकी राइट ऑफ अपील होना चाहिए। सही, अपील का हक होना चाहिए, लेकिन उस पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात मौजूदा दौर के अंदर भी आए हैं, लेकिन टाइम बहुत मैटर करता है कि किस टाइम के तहत उन्होंने ये अपील
का हक देना चाहा है और उस पर रिटेलिएट किस तरीके से किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सरदार लतीफ़ खोसा साहब इस हवाले से अपने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे में मजीद बात की जाएगी, बिलखुसूस इलेक्शन के इनेकाद पर बात की जाएगी। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, कुछ ही देर पहले स्टीव हैंक ने, जो दुनिया भर की मईशत के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने लिखा है कि 91% जो पाकिस्तानी हैं, 91% वो ये राय रखते हैं कि माहाना जो उनकी तनख्वाह है उसमें उनका गुजारा करना बेहद मुश्किल है। और वो ये कहते हैं कि मैंने मैयर किया है पिछले 61 साल की बुलंद तरीन शरह पर इस वक्त महंगाई पहुंच चुकी है और ये शुक्रिया अदा करना चाहिए वफाकी हुकूमत को, पीएम शहबाज को, कि उन्होंने पाकिस्तान को इस नहज तक ला पहुंचाया है। यही माहौल अगर रहा तो अवाम की रिटेलिएशन किस तरीके से होगी? क्या अवाम इस वक्त थक चुके हैं कि वो एहतजाज पे माइल नहीं होना चाहते? वो हालात से आ रही हैं और हालात को देखते हुए वो ये फैसला कर चुके हैं कि सड़कों पर निकलना भी बेसूद रहेगा। अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तब पाकिस्तान का मंजरनामा क्या होगा, और अगर इसके बरक्स रही तब मंजरनामा क्या होगा? राना साहब से जानते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं? इलेक्शन 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 का रोना तो है, लेकिन माशी बदहाली जिस हद तक बढ़ती जा रही है उस पे आप मंजरनामा किस हद तक संगीन होता देख रहे हैं? आप एहतजाज की बात करते हैं ना, माशी बदहाली तो इस यहाँ तक पहुँच चुकी है यासर कि अब लोग एहतजाज नहीं कर रहे, अब लोग छीन रहे हैं। अब चोरी डकैती की वारदातें हो रही है। मैंने कल एक जिक्र किया था, याद करें, हमारे एक बड़े करीबी दोस्त, आपके मेरे, वो दोनों के दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेता, शेहूपुरा मोटरवे पे, बिल्कुल शेहूपुरा गुजरावाला मोटरवे पे के ऊपर एक 1 to 5 मोटरवे पे आ सकता है क्या? वो आता है और शदीद बारिश पे उस बंदे से मोबाइल फ़ोन सब कुछ छीन के ले जाता है। 2 मोबाइल फ़ोन पैसे ले जाता है। पुलिस में रपट जाती है, DPO, SP इन्वेस्टिगेशन सब कहते हैं। पता मोटरवे पुलिस क्या कहती है? हम तो मान ही नहीं सकते यहाँ पे हुआ। जब उन्हें कहा जाता है यहाँ की फुटेज निकालें, जी हमारे पास तो फुटेज भी नहीं है। आरफ नामी इंस्पेक्टर वहाँ मौके पे आता है कॉल पे, लेकिन अब वो भी नहीं मिलता। पता ये चलता है कि ऐसी वारदातें हर गली मोहल्ले चौक चौराहों पे हो रही हैं। अब लोग कहते हैं क्या करेंगे एहतजाज करके? एहतजाज करेंगे, लाठी चार्ज होगा, लोग हमें गालियाँ निकालेंगे, फलां करेंगे कि नहीं अब छीन लो। या सर, अब जो कल्चर बन रहा है वो कल्चर एहतजाज का नहीं है, अब कल्चर छीनने का है। और पाकिस्तान अच्छी गाड़ी में जाने वाले से को गाड़ी छीन लेंगे, अच्छे मोबाइल वाले से मोबाइल छीन लेंगे। यहाँ तक भी पहुंच चुके हैं कि गैर लाइसेंस याफ्ता असलहा लोग अपने पास रखने पर मजबूर हो चुके हैं। क्या करें? मुझे एक बात बताएं, क्या करें? गली मोहल्लों में चोरी चुकारी लट में ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने आज राना उस्मान साहब हमारे दोस्त हैं, वहाँ पे प्रेस क्लब के सदर हैं, मैंने उन्हें कहा भाई वो एक FIR राना साहब हो गई। कहते यार वो मोटरवे वाले कहते हैं जी यहाँ पे वाकया नहीं हुआ। मैं कहा राना साहब फुटेज मंगवाए, बंदे को लेके जाएं, क्यों नहीं हो रही? उन्होंने कहा यार मैं चेक करता हूँ। राना साहब लाजमी होगा, DPO भी बड़ा अच्छा है, कोई शक नहीं, बड़ा अच्छा DPO है, और SP इन्वेस्टिगेशन बड़ा अच्छा, लेकिन क्यों नहीं हो रही? मैं चेक करता हूँ। ये कितनी FIRs ऐसी हैं जो होंगी भाई? एक एक गली में चोरी हो रही है। पाकिस्तान में पैसे छीनने की वारदातें, रकम छीनने की वारदातें। अब लोग मास्क भी नहीं पहनते, हेलमेट भी नहीं पहनते। हम सुबह से लेकर शाम तक टीवी में CCTV फुटेज दिखाते हैं। क्या वो उनमें से कोई पकड़ा जाता है? इसलिए पकड़ा नहीं जाता कि वो लोग प्रोफेशनल नहीं हैं, वो भूख के मारे हुए हैं, वो बेरोज़गारी के मारे हुए हैं, वो इस महंगाई के सताए हुए हैं। या सर, आपने कहा ना कि रिपोर्ट के मुताबिक 91% पाकिस्तानियों की तनख्वाहों में गुजारा नहीं था। दुरुस्त कहा आपने। मुझे बता दें, क्या 3 टाइम की रोटी तो दूर की बात, अल्लाह की कसम लोग 2 टाइम की रोटी नहीं खा सकते। अब बच्चे दूध पीना छोड़ गए हैं, बच्चों को दूध मुयस्सर नहीं है। 1 किलो दूध, उसमें 3 किलो पानी डाल के माँ बाप बेचारे गुजारा करके देते हैं। मुझे तो वो दिन याद आ रहा है जब हमजा शहबाज साहब और मरियम साहिबा लॉन्ग मार्च, महंगाई मार्च में तकरीर करते थे, तो हमजा शहबाज कहते थे कि मुझे याद है, मुझे जब पता चलता है कि फलां का बच्चा भूखा सोया है दूध के बगैर तो मैं बिलक उठता हूं। तो आज किधर गए हैं? आज उन्हें याद नहीं आता? महंगाई हल्की सी बढ़ती है तो मौलाना साहब सिंध से चल पड़ते हैं महंगाई मार्च करने। आज मौलाना साहब किधर गए? 100 यूनिट फ्री देने थे, उन्होंने वो 33 यूनिट के ऊपर 9000 का बिल दे दिया। मैं कह रहा हूं कि बिल, आप जरा ये बिल आने शुरू हो गए हैं। अब लोग बिजली का बिल देंगे
बच्चों की फीसें देंगे, अपने बच्चों का खाना पूरा करेंगे। क्या करेंगे? आपने गैस के मीटर का किराया बढ़ा दिया, आपने बिजली कितनी महंगी कर दी, आपने गंदम महंगी कर दी, आपने दालें महंगी कर दी, आपने मेडिसिन महंगी कर दी, आपने दूध महंगा कर दिया। 100 रुपए में बंदा कहता था रोटी खा लूंगा, अब आप उस नहज पे जा रहे हैं कि 100 में 2 रोटी मिले, कोई सालन ना मिले। तो फिर क्या होगा? यही होगा ना, इस मुल्क के अंदर फिर लोग छीनेंगे, इस मुल्क के अंदर वो कुछ होगा कि जो हम नहीं सोच सकते। और दुआ करते हैं अल्लाह करे ऐसा ना हो। ये हुक्मरान भी होश के नाखून लें, कभी सोचें कि क्या 50,000 सैलरी वाला 1 महीने में गुजारा कर सकता है? और इस मुल्क में तो 30% 30,000 से कम सैलरी है लोगों की। इक़्तिदार की मसनद पे जो मुस्तकिल हुकूमत बैठी हो वही देर पर फैसले कर सकती है, वही मुश्किल फैसले भी कर सकती है और वही अवाम को सहूलियात भी फराम कर सकती है। राना साहब, अगर इलेक्शन का मंजरनामा बनता है, क्या देख रहे हैं? हल्कों की बात करते हैं, लेकिन आज परवेज़ इलाही साहब ने एक बात की है कि खान साहब ने मुझे ये कहा था कि अगर पंजाब में हमारी हुकूमत बन गई तो आप फिर से वज़ीर आला होंगे। इसमें कोई सच्चाई है? परवेज़ इलाही ही पंजाब के वज़ीर आला होंगे। अच्छा जी, मुख्तलिफ नाम जो मंजर आम पे आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ परवेज़ इलाही ही वज़ीर आला पंजाब होंगे। मोने साहब, हमाद मैं साहब, कह रहा हूँ ये परवेज़ चौधरी साहब, शाह कुरैशी साहब, कोई नहीं है। उनके कागज़ ही नहीं है तो क्या करें आप यासिर साहब? उनके कागज़ नहीं है, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब होंगे, आप आने वाले वक्त में देख लीजिएगा, और उनसे मौजू वज़ीर आला हो नहीं सकता। अच्छा, अब हल्कों की सियासत हल्कों की बात करते हैं। अच्छा यार सर, बड़ा मज़ेदार है। एक तरफ ये लोग कह रहे हैं जी कि हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लेकिन दूसरी तरफ आपको मैं ख़बर दे रहा हूँ, नून लीग ने भी कह दिया है कि आप कंपेन करें, पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया है, और जमात इस्लामी भी, सारे कंपेन शुरू। अच्छा यार सर, बड़ा मज़ेदार, कुछ जगहों पे ना टिकटें तब्दील हो। आपके फैसलाबाद में हमने, याद है पहले वारस की बात की थी, अब वहाँ पे एक और टिकट जो है उस पर बड़ी संजीदगी से गौर हो रहा है। वो है शकील शाहिद, PP 111, ये साहब का एम्पियर है, PP 111। हाँ, डटा रहा है, और ये किसी सूरत में भी इसने अपनी पार्टी नहीं छोड़ी। अच्छा, इस शख्स को की जगह एक ऐसे शख्स को टिकट दे दिया गया जो सल्के में बिल्कुल नहीं आए, राना असद महमूद। अब इनका क्लेम यह है कि राना असद महमूद को किसी की सिफारिश पर टिकट दी गई, किसी के कहने पर टिकट दी गई है, और इनको पार्टी के साथ मुखलस रहने की सज़ा मिली है। मेरी इतला यह है कि यहाँ पर यह टिकट तब्दील होने जा रही है, ये आपके फैसलाबाद में। ये है PP 111। अब आगे आ चलते हैं आप। एक कल हमने कसूर का एक बड़ा हल्का डिस्कस किया था, एक और कसूर का बहुत बड़ा हल्का है, वो है PP 176 कसूर। यहाँ पर टिकट तब्दील हो गई है। अच्छा, यहाँ पर एक ख़ानदान है बड़ा जो हमेशा जीतता है, नईम सफदर अंसारी, ये 3 दफ़ा MPA बने, बड़ा मुश्किल हालात में ये 3 दफ़ा MPA बने। अब यहाँ पर जिस शख्स को टिकट दी गई है, ये 4 दफ़ा बार का सदर है, और ये बड़ा तगड़ा आदमी है, मेहर सलीम। कहा जा रहा है कि इनका मुकाबला मेहर सलीम ही कर सकता है। 4 दफ़ा बार का सदर है, उसकी बरादरी है, उसका असर रसूख है, और उसके साथ एक नून लीग का अंसारी ग्रुप, बड़ा अंसारी ग्रुप वो भी साथ है। तो इलेक्शन तो बड़ा मज़ेदार होगा यासर। और इन हल्को कसूर के अंदर ये जो इलेक्शन है, मेहर सलीम का मुकाबला नईम सफदर अंसारी से होगा, और अगर ये सीट मेहर सलीम जीत जाता है तो पूरा कसूर ये जो है ना क्लीन स्वीप कर जाएंगे। ये बड़ी अहम सीट है, और सुनने में आया कि मेहर सलीम जो है वो टफ टाइम देगा और एक अच्छा मुकाबला होगा और जीतने के इम्कान। फिर आप आ जाए ज़रा लाहौर में। लाहौर में बड़ा मज़ेदार यासर मुकाबला शुरू हो गया। लाहौर के एक हल्के में मरियम साहबा उम्मीदवार हैं, ये 149 हल्का है, और यहाँ पे तहरीक इंसाफ ने मियाँ आबाद फ़ारूक को टिकट दी है। आज मियाँ आबाद फ़ारूक पूरा इलेक्शन ला रहा है अपने पैसे के बलबूते पर। वो इलेक्शन ला रहा है कि मेरे पास पैसा बहुत है, शायद मैं इलेक्शन जीत जाऊँ। पैसे से ज़्यादा वहाँ पर आवाम के अंदर आपका होना ज़रूरी है। वहाँ पर अगर मरियम लड़ती है तो मरियम टफ टाइम दे के ले जाएगी इलेक्शन, हमें मानना चाहिए। दूसरा, अगर मरियम नहीं लड़ेगी तो वहाँ पे ख्वाजा इमरान नज़ीर इलेक्शन लड़ेगी। ख्वाजा इमरान नज़ीर का इतना ज़्यादा रूट्स है अवाम में, इतना तल्लक है कि आपकी मेरी सोच से ज़्यादा वो सबसे जी भाईजान ऐसे मिलता है। और उसने मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, हर जमात में उसका एक तल्लक है। लाहौर ही है ना, उसे एक स्टाइल का पता है, उसे लोगों से मिलना, गमी खुशी में जाता है। तो यहाँ पर तहरीक इंसाफ ने जिसको टिकट दी है, और भी बहुत से हैं लेकिन फनकार भी हैं, फनकार और मियाँ आबाद फ़ारूक जिसको टिकट दिया है, मुझे तो बड़ी हंसी आई कि मैंने उनके साथी सुना है कि उन्होंने कहा कि हमने पोलिंग स्कीम मुकम्मल कर लिया। मैं हंसना शुरू हो गया, अभी पोलिंग स्कीम आई नहीं तो आपने मुकम्मल कहाँ से कर ली?
भाई पोलिंग स्कीम आती है इलेक्शन के, जब पोलिंग स्कीम आई नहीं तो उन्होंने कर क्या ली, वो पैसे के सर पे इलेक्शन ला रहे हैं, ये अवामी राब्तों पे ला रहे हैं। फिर एक हल्का और बड़ा मज़दार है यासर, बड़ा मज़दार हल्का, वो है उकारे का। पता किसको टिकट मिली है? एक मज़ारे को। ये बड़ी अच्छी बात, पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ। वहां पे मेहर अब्दुल सत्तार एक मज़ारा है, मेरा ख्याल है इसके पास अपनी ज़ाती मोटरसाइकिल भी नहीं है, ज़ाती मोटरसाइकिल भी इसके पास नहीं है मेहर अब्दुल सत्तार के पास। सवाल ये है कि 186 हल्का है, के ऊपर खर्च कौन करेगा? हाँ, ये एक सवाल है। अब मेरी इतला है कि वहाँ पे जो पहले इलेक्शन लड़ते रहे हैं, शायद इमरान कप्तान उनकी ड्यूटी लगाएं, और वो भी एक अच्छे शख्स हैं, ताहिर अब्दुल्ला ताहिर ऐसा नाम है उनका। लेकिन यहाँ पे मज़े वाली बात है, मेहर अब्दुल सत्तार जो हैं ये एक मज़ार हैं, इनके पास ज़ाती मोटरसाइकिल भी नहीं है, लेकिन इनका वोट बैंक बड़ा है, वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, और बहुत से लोग इनके लिए कई बहुत अरसा इसने जद्दोजहद में अपनी जेल भी काटी है। अब इसका मुकाबला जो है वो बहुत तगड़े आदमी से, बहुत तगड़ा ख़ानदान है। आप जानते हो कि मियाँ यावर ज़मान, मियाँ यावर ज़मान 4 दफ़ा MP रह चुके हैं, ये इनकी फैमिली 4 दफ़ा MP रह चुकी है, पुराना सियासी घराना है। तो मैं चाहूँगा ज़रा उसके मार अब्दुल सत्तार की तस्वीर भी चलाएं, ताकि पता चले मज़ारा कौन है जिसको पहली दफ़ा ज़िंदगी में किसी सियासी जमात ने, ये कप्तान ने बहुत अच्छा फैसला किया। देखें, ये तो कि सियासी जमातों के अंदर बड़े बड़े लोगों को पैसे मिलते थे, टिकटें मिलती थी, पैसों का इल्ज़ाम लगा कि इतने इतने में टिकट फ़रोख्त हुई है। एक शख्स के बाद तो शायद अपने पैसे, टिकट के पैसे जमा कराने के लिए भी पैसे जो होती फीस होती है वो भी शायद इतना ना। ये है मेहर अब्दुल सत्तार। अब मेहर अब्दुल सत्तार जो है, सब मज़ारा जो है उसका काम जागीरदार से ज़्यादा है। जागीरदार ने तो सिर्फ अपनी ज़मीन देनी है, उसको ज़मीन की आबियारी तो उसी ने करनी है ना, उसी ने करनी, उसी का खून पसीना जो है वही खाते हैं फिर जागीरदार। बिल्कुल इसी तरह। और मेहर अब्दुल सत्तार जो है वो इलेक्शन ला रहे हैं, इनके मुकाबले में यावर ज़मान है। यावर ज़मान का ख़ानदान 4 दफ़ा इलेक्शन जीत चुका है। तो ये बड़ा मज़ेदार हल्के ये इलेक्शन है। तकाबुली जायज़ा है जो हम बयान कर चुके हैं रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर, हर प्रोग्राम में इसका तकाबुली जायज़ा बयान किया जाएगा। देखना यह है कि हल्की की सियासत किस हद तक मजबूत होती है और मुल्क की सियासत पे उसका किस हद तक असर पड़ता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।